दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। हमने उसके डिटेल्स और उसकी बारीकियां जानी थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिप्लाई के बारे में जो उन्होंने उस रिपोर्ट के अगेंस्ट दी है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हिडनबर्ग का क्या कहना है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिप्लाई के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं आखिरकार ये कंपनी है क्या और ये कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2017 में नेट एंडरसन द्वारा न्यूयॉर्क में हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी के नाम से एक कंपनी दर्ज होती है। इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च और ये अपनी रिपोर्ट 5 बिंदुओं पे आधारित करती है। पहली बिंदु अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की है, दूसरी बैड मैनेजमेंट, तीसरी अनडिस्क्लोज रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चौथी इलीगल एंड अनएथिकल बिजनेस और पांचवी अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी प्रोडक्ट और सर्विसेज और फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में। इन 5 बिंदुओं पे अपनी रिपोर्ट ये बनाती है और हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि पूरी रिपोर्ट इन्हीं 5 बिंदुओं पे आधारित भी थी। तो आइए बात करें कि इस कंपनी के कौन कौन सी कंपनियां पहले से शिकार हो चुकी हैं। तो 2020 सितंबर में निकोला नाम की एक कंपनी आई थी जिसने निवेशकों से बहुत पैसा ले लिया था, ये कह के कि उनके पास एक रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जबकि बाद में पता लगा कि उस कंपनी के पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है। आज उनके फाउंडर, उनके चेयरमैन टेरवोर मिल्टन पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जून 2020 में ये शिकार बनाती है जीनियस ब्रांड नाम की एक कंपनी पे, जिसका शेयर 6.86 जो ट्रेड कर रहा था इस रिसर्च रिपोर्ट की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद मात्र $1.5 प्रति शेयर ट्रेड करने लगा। वहीं उसने अगला शिकार बनाया विंस फाइनेंस में अक्टूबर 2020 में, जो आज नैस्डैक से डिलिस्ट हो चुकी है। चाइना मेटल रिसोर्स और प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप भी इसकी शिकार रह चुकी हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयर्स 90% तक गिर गए थे। तो वाकई में जिस भी कंपनी कोई शिकार बनाती है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। हमने देखा भी हाल में कि कैसे सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद शेयर बाजार और स्पेशली अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज 20% तक नीचे गिर गई। तो आइए हम बात करते हैं मुख्य पॉइंट्स पे जो कल अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएफओ ने पब्लिक में जारी किए। हम बात करेंगे हाइलाइट्स के बारे में, हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो इस अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये भारत की इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। हालांकि पहली बार मैंने ऑब्जर्व किया कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उनका लोगो नहीं लगा है बल्कि भारत का झंडा लगा हुआ है। तो शायद हमारे इमोशन से भी खेलना चाह रहे थे, क्योंकि शेयर मार्केट में इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है और सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे कई शेयर ऊपर और कई शेयर नीचे घोते खा लेते हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी सवाल उठाया कि यह रिपोर्ट 24 जनवरी को रिलीज हुई, जबकि उनका एक 20,000 करोड़ का एफईओ 27 तारीख को इशू होना था। उन्होंने ये कहा कि शायद ये सोची समझी चाल थी ताकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को एक बड़ा झटका लगे। इसके अलावा 88 प्रश्न जो हिडनबर्ग दावा कर रही थी कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज उसको इग्नोर कर रही हैं, उस पर भी उनके सीएफओ ने कुछ बोला। उन्होंने बोला कि 88 में से 65 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब ऑलरेडी उनकी वेबसाइट, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, बोर्ड रेजोल्यूशंस, बोर्ड मीटिंग्स में अवेलेबल हैं। उसके बाद उन्होंने बताया अगले बचे 23 क्वेश्चंस में थे 18 क्वेश्चंस अडानी पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही नहीं है, वो थर्ड पार्टी या शेयर होल्डर्स के बारे में है। और बचे 5 प्रश्न उन्होंने कहा ये इमेजिनेटिव प्रश्न है, इसका कोई भी उत्तर बनता नहीं है, ये प्रश्न ही बेबुनियाद हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेस किए थे हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में, जैसे ये कंपनी, ये ग्रुप ओवर लीवर्ज्ड है, इसमें काफ़ी लोन है, डेट्स बहुत है। इस पे उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से यानी एक डिकेड से
फाइनेंशियल एक्सीलेंस की वजह से हमारे डेट काफ़ी नीचे आ चुके हैं। 9 साल में एबिटा 22% CAGR से बढ़ा है, जबकि डेट केवल 11% CAGR से बढ़ा है। वहीं नेट डेट बटा एबिटा जो 7.6x था 2013 में, 2022 में वो सिर्फ 3.2x रह गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लॉन्ग टर्म डेट स्ट्रैटेजी की वजह से हमने बैंक के एक्सपोजर को भी काफ़ी कम करा है। हालांकि एक प्रश्न उन्होंने हिडेनबर्ग ने उठाया था हाई प्लेजिंग पे कि बहुत सारे शेयर्स प्रमोटर के प्लेज्ड हैं, तो इस पे भी उन्होंने कहा कि वो धीमे धीमे कम किए जा रहे हैं। हिडेनबर्ग द्वारा ये जो आरोप लगाया था ऑडिटर पे कि एक 11 पार्टनर्स वाली छोटी ऑडिट फर्म और उसमें 24 वर्षीय यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस रिपोर्ट को साइन किया है, इस पे CFO ने बताया कि वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड मेंबर है और सारी रेगुलेशंस और सारे कंप्लायंसेस के बाद ही उनको चुना गया है। इसके अलावा हिडेनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि केवल 8 सालों में 5 CFO बदले जा चुके हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बताया कि उनमें से अधिकतर CFOs किसी न किसी बड़े पद पे अभी भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं। एक गंभीर आरोप जो हिडेनबर्ग ने लगाया था कि शेल कंपनीज मॉरिशस, UAE, केवमैन आइलैंड में काम कर रही शेल कंपनीज के थ्रू अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है या इन्वेस्टमेंट वहां से पूल किया जा रहा है अडानी द्वारा। इस पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFO ने बताया, क्लियर किया कि हम लिस्टेड कंपनी है और हमारे शेयर्स कोई भी खरीद या बेच सकता है, इस पे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू हुए हैं। वहीं राजेश अडानी और समीर वोरा का भी नाम लिया गया था कि वो किसी फ्रॉड में और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, तो ऐसे में उसको साफ बताया गया है अडानी ग्रुप द्वारा कि इस तरह के किसी भी आरोप में वो इस समय आरोपित नहीं है और उनको दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं राजेश अडानी के लिए क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि वो किसी भी मैनेजरियल पोस्ट में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कार्यरत नहीं है। CFO ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला है कि अडानी का FPO बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और ये खुशी जाहिर की है कि भारत में इन्वेस्टर्स अभी भी अडानी ग्रुप पे काफ़ी विश्वास कर रहा है। ये 413 पन्नों की पूरी रिपोर्ट आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है अडानी के, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। आइए बात करें हिडेनबर्ग का क्या रिस्पॉन्स है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिस्पॉन्स पे। हिडेनबर्ग ने कहा है कि ये 413 पन्ने की रिपोर्ट बेकार, बेबुनियाद और बिना तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केवल 30 पन्ने ऐसे हैं जो पढ़ने लायक हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हिडेनबर्ग ने यह भी कहा कि गौतम अडानी राष्ट्रवाद का चोला पहने भारतीय जनता से इमोशनल गेम ना खेले। हिडेनबर्ग का कुछ आरोप ये भी लगा है कि अभी तक ऑफशोर अकाउंट्स जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस थे जिसकी बात की गई थी रिपोर्ट में, उसका कहीं भी जिक्र इन 413 पन्ने की रिपोर्ट में नहीं है। उन्होंने चैंगचुंग लिंग जो चाइना के एक व्यापारी हैं उनसे गौतम अडानी के लिंक के बारे में जो प्रश्न किया था उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि हिडेनबर्ग ने अडानी द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स को अनसेटिस्फाइड बताकर उसको खारिज कर दिया है और चुनौती दी है कि आप आइए और सू करिए हमको अमेरिकन कोर्ट में, तो हम आपसे एक एक सवाल का डिटेल में उत्तर मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है या ये कंपनी जिसका काम ही है शॉर्ट करना, पहले महंगे में सौदे बेच दो, शेयर्स बेच दो और फिर इस तरह की रिपोर्ट को पब्लिक में ले आओ ताकि पब्लिक में पैनिक की वजह से और सेलिंग हो और उससे इस कंपनी को फायदा हो जाए। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप शेयर्स को महंगे में बेचते हैं और जब ये रिपोर्ट या कोई ऐसी बुरी खबर आप मार्केट में फैलाते हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स को और बेचने लगता है, जिसकी वजह से शेयर्स के दाम गिर जाते हैं
और फिर सस्ते में खरीद के भारी मुनाफा कमाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है भविष्य अडानी का और क्या होने वाला है इस रिपोर्ट का? आपके क्या विचार हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। तो मेरा अगला कार्यक्रम, मेरा अगला शो उसी पे बेस्ड होगा। मैं बड़ी सरल भाषा में आपको कल बजट समझाऊंगा। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी दबाएं बेल आइकन को। थैंक यू।